कौन सा क्वेश्चन है? चेंज हो गई ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ए भी ड्रॉ कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। थोड़ी इजी लग रही है ना? बदल गई क्योंकि नहीं थोड़ा इसका क्या बोल सकते हैं हम, मॉडिफिकेशन किया गया, आपको वो डिलीवर करनी थी ना पीडीएफ तो। ओके, एक्टिविटी 6.1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, जब उसके क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। तो मैंने कल भी बताया था आपको। हाँ, बाजू पर આવી જાય ને, या चालू है? इधर चालू है ना? ओके, सो कल हमने देखा था कि हमें एक मनी प्लांट लेना है, उसको 2 to 3 डेज हमें कहाँ रखना है, डार्कनेस के अंदर। ओके, तो क्यों रखना है, वही क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क फॉर अ 2 to 3 days. So all the starch gets used up when the plant is kept in a dark for how many days? 2 to 3 days. अगर हम 2 to 3 days उसको कहाँ पे रखते हैं, डार्कनेस में रखते हैं, तो उसके अंदर जितना भी स्टार्च था ना, वो स्टार्च पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। What happens to the color of the leaf when keep in a boiling alcohol? Okay, तो leaf kept in a boiling alcohol, it gets decolorized. देखा था ना कल हमने, yes or no? चलो, what is the color of the alcohol solution when the leaf is taken out from it? Okay, तो color of alcohol solution कौन सा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रीन कलर था वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में चला गया है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, कलरलेस। जो लिप था वो कलरलेस हो जाएगा, और सॉल्यूशन कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर हमने डाल दिया है ना। चलो, एक मिनट दो। ओके चलो नेक्स्ट, स्टेट द यूज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन हमने लास्ट में यूज किया था, याद आ रहा है? एक्टिविटी तो पढ़ी होगी ना घर पे? नहीं सर, जो लिखने दिया उतना ही किया काम, है ना। तो एक्टिविटी कल लास्ट में मैंने पढ़ाया था, तो आपको पता हो, तो आयोडीन सॉल्यूशन हमने यूज किया था। क्यों किया था आयोडीन सॉल्यूशन यूज? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए। ओके, जहां पे ब्लू कलर आया था ना आयोडीन सॉल्यूशन यूज करने के बाद, वो किसका प्रेजेंस बता रहा था, स्टार्च का। What can you conclude about the presence of starch in a various areas of the lip? लिप के जो अलग अलग एरियाज है उसमें स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में आप क्या कंक्लूड करोगे? गॉट इट? सो वी कंक्लूड दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज डिटेक्टेड विद द आयोडीन सॉल्यूशन ओनली सच एरियाज वेयर क्लोरोफिल प्रेजेंट। कल हमने बताया था ग्रीन कलर जिस एरिया में था, उसी एरिया में हमें स्टार्च का ब्लू कलर दिखने मिला था, आया ना। मतलब कि वो बता रहा है कि वहां पे क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। ओके, व्हाट विल यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा? तो दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड surplus glucose stored in the form of starch as a internal reserves energy। हमने ये एक्टिविटी किया तो था क्लोरोफिल के लिए, कि कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल इज नीडेड, वो जानने के लिए हमने इस एक्टिविटी को किया था। तो वो तो हमें पता चला ही चला, लेकिन साथ में ये भी पता चला कि ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टार्च एज अ इंटरनल एनर्जी या इंटरनल रिजर्व्स एनर्जी। ओके, एनर्जी को स्टोर करके रखता है लिप इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बात समझ में आया? और मैंने कल भी आपको बताया था कि स्टार्च इज नथिंग बट number of glucose connected with each other and form the starch. Write short note on a stomata. Explain the role of stomata in a plants. Okay,
तो स्टोमोटा आर टीनी पॉर्स, छोटे छोटे हॉल्स है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिव्स, लिव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ईच स्टोमोटा इज अ स्मॉल ईच स्टोमोटा इज अ स्मॉल पोर, पोर्स मतलब हॉल, ओके। लिप्स के ऊपर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है या ना, जो हमें दिखता नहीं है बट है, यू कैन फील इट, ओके। लाइकवाइज लिप की सरफेस पे भी क्या होता है? छोटे छोटे पॉर्स होते हैं, स्मॉल पॉर्स इज दैट, जिसको हम स्टोमोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमोटा, विच इज सराउंडेड बाय टू किडनी लाइक शेप्ड गार्ड सेल लाइक दिस वन। ये जो दो शेप है ना, किडनी लाइक शेप, ओके, वो गार्ड सेल्स है। क्या है? गार्ड सेल्स, मतलब उसका प्रोटेक्शन करते हैं पोर्स का। द गार्ड सेल्स हैव अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट इन देयर क्लोरोसाइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गार्ड सेल्स है, उसके अंदर देखो ग्रीन ग्रीन कलर के धब्बे है, दिख रहा है, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये बीच में दो गार्ड सेल के बीच में जो जगह बनी ना, पोर्स हॉल, उसको हम बोलते हैं स्टोमोटल पोर्स, स्टोमोटा। आया समझ में? आया ना? तो क्या है इसका फंक्शन? ये लिप्स के ऊपर क्यों होता है? तो हमने 1000 टाइम मैग्निफिकेशन करके बड़ा करके इमेज ड्रॉ किया है, बाकी आप नॉर्मली लिप्स लेके आओगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसका क्या फंक्शंस है? तो मैसिव अमाउंट्स ऑफ द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन अ लिव्स थ्रू द स्टोमोटा फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। देव, वॉइस और वगैरह क्लियर है ना? देव, शिव, वृंदा, विधि, ओके, गुड। तो क्या होगा थ्रू दिस स्टोमोटा? तो स्टोमोटा क्या करेगा? जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट शुड बी इंटैक्ट, ओके, वो अंदर लेना पड़ेगा। एंड फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन, जो कहाँ निकालना पड़ेगा? बाहर, है या ना? ओके, तो ये जो मैसिव एक्सचेंज है गैसेस का, CO2 इन, ऑक्सीजन बाहर, वो थ्रू द स्टोमोटा होता है, थ्रू दिस हॉल्स। बात समझ में आया? तो massive amount of the gaseous exchange take place in a leaves through the stomata for the purpose of which process? photosynthesis। दूसरा, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट्स के थ्रू, बराबर ना, तो वो वाटर ऊपर तक तो जाना चाहिए ना, लिप्स तक, है या ना? तो सपोज जस्ट मैं एक एग्जांपल थिंक करवा रहा हूं, सोचना सब लोग। मानो कि एक हमने मोटर स्टार्ट कर दी, मोटर पंप बोलते हैं ना, अब उसकी जो आउटलेट थी वहां पे हमने पाइप ज्वाइन कर ली, है या ना? एक बड़ी सी पाइप जा रही है लाइक दिस वन, यहां से ऐसे बड़ी सी पाइप जा रही है, मेन पाइप, ओके, और यहां से पानी इंटेक हो रहा है थ्रू द मोटर, ओके ना? समझ में आया? आया ना? अब मानो कि एक ब्रांच हमने यहाँ पे निकाली हुई है, एक ब्रांच हमने यहाँ पे निकाली हुई है, बट दिस इज क्लोज्ड, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, जा नहीं सकता, क्लोज कर दिया है। और ये भी यहाँ से ऐसे यहाँ तक है, गॉट इट? इसको भी क्लोज कर दिया है, तो पानी कहाँ से बाहर निकलेगा? जो बाकी बचा वहां से बाहर निकलेगा, है या ना? यहां से बाहर निकलेगा, भले ये बहुत ही ऊपर क्यों ना हो, मतलब बहुत ही एलिवेटेड क्यों ना हो, ये मानो कि ग्राउंड लेवल पे है और ये हमने सीलिंग पे ले लिया ए एंड को, तो भी वो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नॉर्मली ऐसा है कि ये तो मोटर के थ्रू हमने फोर्स दिया, बट प्लांट्स के केसेस में क्या होता है? रूट्स आर देयर टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, यस और नो? अब जनरली वाटर अपने आप नीचे जाता है, ऊपर थोड़ी ना जाएगा, नहीं जाएगा ना? यस। तो अब रूट्स क्या करते हैं, लेकिन उसको वाटर को कहाँ लेके जाते हैं? ऊपर। तो मोटर तो हमने रखी नहीं है वहां पे, ना उनके पास कोई मोटर है ना कोई पंप है, तो ये कैसे जा रहा है ऊपर? तो दैट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस करके, जो एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस है, केमिकल में, केमिस्ट्री के अंदर दो कंपाउंड्स के कॉन्सेंट्रेशन में अगर डिफरेंस हो, तो वो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है वाटर का, समझ में आया? लेकिन दिस ऑस्मोसिस इज नॉट सफिशिएंट कि वो ऊपर बहुत तक लेके जाए। अगर छोटे छोटे पौधे हैं तो ऑस्मोसिस से वो पूरे प्लांट्स में फैल जाएगा पानी, जिसको भी नीड है उसको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर बड़े बड़े प्लांट्स है, ट्रीज है, तो उनमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर ऐसा लीकेज करना पड़ेगा, जहां पे लीकेज होगा वहां पे पानी अपने आप पहुंच जाएगा। मानो कि अगर यहाँ पे ऐसे दूसरा एड निकाला हुआ है, यहाँ पे लीकेज है तो पानी यहाँ पे भी पहुंच जाएगा, जहां से बाहर निकल रहा है वहां पे पानी इन हो जाएगा, है या ना? तो वैसे ये लिप्स जो है ना, उसके ऊपर ए पोर्स है, छोटे छोटे स्टोमोटा, जस्ट लाइक हमारी बॉडी में, स्किन में है, और हमारी बॉडी स्वेटनिंग करती है, पसीना निकालती है,
वैसे ये जो लीव्स है ना वो अपने अंदर का एक्सेस वाटर वेपराइज कर लेते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अपने अंदर जो भी वाटर है ना लीव्स के अंदर उसको वो क्या कर लेंगे? वेपराइज कर लेंगे, वेपर बना के एयर में डाल देंगे। और जैसे वहां पे वेपर बन गया वाटर, नए वाटर की जरूरत पड़ेगी तो वाटर अपने आप खींच लेगा। तो इस तरह से वो प्लांट्स के लीव्स तक वो वाटर क्या जाएगा, क्या होगा? फैलेगा मेन फॉलेम में से। जाइलम एंड फॉलेम इज देयर फॉर द वाटर सप्लाइंग। आया समझ में? तो दिस इज द थिंग। और इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमोटा एंड पोर्स ऑफ दिस इन दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो समझ में आया ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन देखो, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उसमें रूट्स में जो ऑब्जर्व किया हुआ जो वाटर है वो लीव्स तक पहुंचता है, लेकिन थ्रू द ऑस्मोसिस ओनली, छोटे प्लांट्स के लिए। बट बड़े बड़े ट्री हो जिनकी हाइट बड़ी हो उनमें ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंच पाएगा नहीं, तो उसके लिए दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपीरेशन। जहां पे वाटर लीक होता है, मतलब समझ सकते हैं कि भाई लीव्स के ऊपर जो पोर्स है, स्टोमोटा है, उससे वाटर लीक हो जाएगा, मतलब कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, और वो वेपर बन के एयर में कन्वर्ट हो, एयर में चला जाएगा। तो जो वाटर वहां पे निकल गया उसको फिलफिल करने के लिए वो जो उसका फॉलेम में से जो वाटर का सप्लाई हो रहा था वो वहां पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से प्लांट को कंटिन्यूअसली वाटर मिलता जाएगा थ्रू द रूट्स। वो बहुत हाइटेड भी प्लांट्स या ट्री क्यों ना हो, उसके हाइट के लास्ट तक पहुंचेगा थ्रू द विच प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन। तो ये दोनों के लिए कौन काम आता है? स्टोमोटा। कौन काम आता है? स्टोमोटा। आया समझ में? अब एक गार्ड सेल्स हमने देखे थे उसके आजू बाजू में, उसका क्या काम होता है वो समझते हैं। तो फंक्शन ऑफ guard cell. The opening and the closing of stomata pores is a function of which cell? Guard cell. And the guard cells swell when the water flows into them. जब guard cell के अंदर water आ जाता है तो guard cells जो होते हैं ना वो swell, फूल जाते हैं। फूलेंगे तो बीच में क्या हो गया? ओपनिंग, है ना, पोर्स ओपन हो गया। गॉट इट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस व्हेन पोर इज ओपन। बट जब ये दोनों का वाटर निकल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो पोर क्या हो गया? क्लोज। क्या हो गया? क्लोज। So the guard cells swell when the water flows into them and causing the stomata pores to open. And the pores close if the guard cells shrink, and generally plant closes the stomata pores when does not need the carbon dioxide for the photosynthesis or in the condition of which stress? वाटर स्ट्रेस। दो चीज, एक जब उसको वाटर कम पड़ रहा है तो वो वाटर लॉस नहीं करेगा अपनी बॉडी में से, तब स्टोमोटा को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। और जब उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करनी है तब वो स्टोमोटा को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। बाकी वो ओपन रखता है। बात समझ में आया? एनी डाउट? ओके, हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सेकंड थिंग इज टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। देखा कि नहीं देखा? अब क्वेश्चन ये है कि यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, या क्या वो चाहिए ही चाहिए, वो हमें एक्टिविटी के थ्रू समझना है। तो हम वापस पोटेड प्लांट लेंगे, बेल जार लेंगे, वॉच क्लास लेंगे, कि वो एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, अल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन। सेम एज आगे जैसे स्टार्च का हमने टेस्ट किया था ना, वैसे ही टेस्ट होगा। लेकिन अब हमारा ज्यादा फोकस रहेगा CO2 पे। किस पे रहेगा? CO2। ओके, प्रोसीड्यूर क्या है? तो वापस 2 पोटेड प्लांट लेंगे हम एंड प्लेस देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। ओके, पोटेड प्लांट मतलब कि एक पोट के अंदर प्लांट्स हो, जैसे मनी प्लांट ले सकते हो आप, और दोनों को आपको 3 दिन के लिए ओके एक रूम में रखना है। गॉट इट? एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, फिर ज्यादा फिर मुझे भी ओके कोई बात नहीं, चलो। मुझे दिख जाता है फिर मास्क के पीछे क्या हो रहा है। तो हमारे पास 2 पोटेड प्लांट है, 2 पोटेड प्लांट है, और उसको हमें 3 दिन के लिए कहां पे रखना है? डार्क रूम के अंदर। एंड उससे क्या होगा? दिस विल डिस्टार्च देम, मतलब स्टार्च उसके अंदर जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। कल जैसे लॉकडाउन लगाया था ना 3 दिन के लिए, वैसा हमने उस प्लांट पे लॉकडाउन लगा लिया, तो उनका किचन ओपन होगा नहीं, क्योंकि वो तो डार्कनेस में है, सनलाइट के प्रेजेंस के बिना फोटोसिंथेसिस हो सकता नहीं है। तो फिर वहां पे उन्होंने जितना भी स्टार्च अपने अंदर स्टोर किया था वो स्टार्च क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। बात समझ में आया? आफ्टर 3 days प्लेस ईच ऑफ द पोर्ट्स ऑन द स्मूथ ग्लास प्लेट। ओके, तीनों को हमें ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है। लेबल वन पॉट एज ए एंड अनदर इज
B. And keeps a small watch glass or petri dish containing a pellets मतलब कि क्रिस्टल छोटे छोटे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड that is KOH on the glass plate near the pot A. हमने क्या किया, दोनों पॉट को रख लिया A एंड B. ओके, A में हमने एक वॉच ग्लास लिया, उसके अंदर हमें यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है. क्या रखना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और उसको हमने लेबल कर देना है A. कर दिया. इसको हमने लेबल, जहाँ पे हमने वो डिस्क नहीं रखी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा, उसको क्या बोलना है? B. और उनके ऊपर बेल्जार रख देना है, मतलब उल्टा एक सिलेंडर है ना, और नीचे से हमें इसको सील भी कर देना है ताकि कोई एयर अंदर ना जाए. समझ में आया? तो ए पोर्ट्स जो है वो एक जार के अंदर कवर है. अब सनलाइट मिल रही है, जार ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सनलाइट जा सके. समझ में आया ना? तो अब सनलाइट मिल रही है, तो अब होगा क्या, वापस जैसे वो सनलाइट में आ गए, वापस अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे. तो इसके पास फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए ए अराउंड रीजन जो भी है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा. एयर है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूटिलाइज करेगा. लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखा था? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वो इसका पूरा CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इस एनवायरमेंट में जितना भी, इस जार के अंदर जितना भी एयर था, उसके अंदर जितना भी CO2 था, वो पूरा का पूरा CO2 कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो अब CO2 बचेगा नहीं. ओके, बात समझ में आया ना? अब हमने एक 6 आवर या 1 आवर 1 डे जाने दो, उसके बाद आप इसका एक लिप्स लो और एक इसका लो लिप, और फिर दोनों का जैसे कल किया था वैसे अल्कोहल के अंदर बॉईल करो, वाटर के अंदर बॉईल करो, फिर उसको क्लीन करो, फिर उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो. तो कौन से अंदर ब्लू कलर दिखने मिलेगा, आप क्या मानते हो? ए या बी? बी. क्यों बी? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था और हमें दिखने मिला, इसलिए हम बोलेंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट थी. गॉट इट ना? आया ना? चलो अब एक्सप्लेन कर लेते हैं अंदर से. तो हमने दोनों को नाम दे दिया, एक को ए. ओके. कवर बोथ द पोटेड plants under the two separate glass bell jar. Apply a thick coat of Vaseline at the bottom of the bell jar, which is close the glass plate in order to make both the jars which type एयर टाइट. नीचे से हम वैसेलिन लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, तो वो एयर टाइट हो जाएंगे. कहने का मतलब बाहर की एयर अंदर जाएगी नहीं. ओके. एक्सपोज बोथ दिस प्लांट टू अ सनलाइट फॉर हाउ मच आवर? 2 to 3 hours. Thereafter pluck one leaf from each plant, A and B, and examine the leaves separately for the presence of starch therein. बस इतना लिख दिया, मतलब कि आपको अब पता होना चाहिए कि स्टार्च का प्रेजेंस कैसे करते थे. अल्कोहलिक सॉल्यूशन में दोनों लिप्स को रखते थे, फिर बॉईल करते थे जब तक कलर ना चला जाए, लिप्स कलरलेस हो जाए, फिर उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते थे. तो कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू. जिस रीजन में ब्लू कलर दिख रहा है वो समझना कि वहां पे क्या है? स्टार्च. क्या है? स्टार्च. बात समझ में आया? ओके. विच गैस इज एब्सॉर्ब बाय द KOH? मैंने अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड. विच पोटेड प्लांट, A और B, शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ? बी, क्योंकि बी में कार्बन डाइऑक्साइड था और फोटोसिंथेसिस हुआ. ए में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया था, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. ओके. Why is starch not formed in the leaf of the plant which is kept under the bell jar with KOH kept along with it? ऐसा लीफ जिसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ, कौन सा? जिसके साथ हमने क्या रखा था? KOH. क्यों? Because starch is not formed in the leaf of the plant kept under the bell jar with KOH kept along with it, because KOH absorbs carbon dioxide, CO2, from air, and so CO2 is not available for the which process? Photosynthesis process, and thus starch is not formed. आया समझ में? Write your interference based on observation and study. हमने इस एक्टिविटी से क्या समझा? तो द पॉटेड प्लांट B showed normal photosynthesis in the presence of CO2. क्योंकि B प्लांट में हमने KOH रखा नहीं था, तो वहां पे CO2 अवेलेबल था, तो नॉर्मल जैसे फोटोसिंथेसिस होता है वैसा हमें दिखने मिला. बट दिस शोज दैट CO2 नेसेसरी फॉर विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. ए प्लांट में हमें ऐसा दिखने मिला नहीं, क्योंकि ए प्लांट में हमने CO2 एब्सॉर्ब करवा लिया था. किससे? KOH से. दिखने कहाँ मिला? बी प्लांट में, क्योंकि वहां पे अवेलेबल था. इसलिए हम बोल सकते हैं कि CO2 इज नेसेसरी फॉर विच प्रोसेस? photosynthesis process. Okay, चलो. In order to prevent the increase of which gas in a atmosphere, the conservation of plant organism, that means trees, are important. In order to prevent
increase of which gas in the atmosphere the conservation of plant organisms is important. एटमोस्फियर में जो गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना पॉल्यूशन के तौर पे, तो कौन सा गैस ऐसा इंक्रीज हो रहा है जिसको कम करने के लिए हम प्लांट यूज कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. सो टू प्रिवेंट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोस्फियर, कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट. हमें प्लांट्स को बचाना पड़ेगा. वृक्षों बचाओ, सुना होगा ना आपने, है ना? सेव द ट्रीज. यस और नो? ओके. डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? नो. किसमें ज्यादा दिखेगा? बी, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ था. अगर दिखेगा तो कम किसमें दिखेगा? ए में, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था. बात समझ में आया? हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? पहले हमने क्लोरोफिल को बता दिया, डेमोन्स्ट्रेट किया प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस एक्टिविटी में. आज हमने एक्टिविटी देखी, हमने इसमें किसको डेमोन्स्ट्रेट किया? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आया समझ में? अब आपको पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की. कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे? सो बाय following simple experiment we demonstrate the sunlight is essential for which process? photosynthesis. जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले. देखो, जैसे एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, आगे सारे एक्टिविटी थे, तो जनरली हमने एक्टिविटी लिखने का मना किया है, लेकिन अगर पूछा गया तो एक्टिविटी के सारे पॉइंट्स इस तरह से लिखने पड़ेंगे. आया समझ में? है ना? एक पहला लाइन आएगा, बाय फॉलोइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट वी डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर विच प्रोसेस. और ऐसा लिखने के बाद मानो कि हम यहाँ पे ए पूछा गया, तो हम लिखेंगे फॉलोइंग आर द सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर विच प्रोसेस, और फिर ये लिखना स्टार्ट कर देंगे. ये फिगर भी ड्रॉ करेंगे और फिर ये सारे आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे. तो उसका एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन हो गया एक्सपेरिमेंट का. आया समझ में? और बेटा गुजरात बोर्ड था तब तक ठीक था, मतलब गुजरात बोर्ड की बुक्स थी तब तक ठीक था. उसके पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी आते थे, बहुत इजी रहता था, उसी में से क्वेश्चन आते थे वगैरह 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 वगैरह. बट ये सब निकल गया है. लास्ट टाइम एनसीईआरटी हो गया, लास्ट टू लास्ट टाइम. वैसे लास्ट टाइम के लोग बच्चे तो बहुत लकी थे, पूरे इतिहास में जाने जाएंगे. मास प्रमोशन इन स्टैंडर्ड 10th. ओके चलो, बट हम लकी है कि नहीं वो पता नहीं. इतिहास वापस रिपीट होएगा या नहीं होगा वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है. होना चाहिए ऐसा जरूरी भी नहीं है ना. नहीं होगा, होगा, लेट लिव इट ऑन टाइम. बट द थिंग इज दैट कि एनसीईआरटी सिलेबस ये आपकी थर्ड बैच है. कौन सी बैच है? थर्ड. और फर्स्ट बैच में मैंने देखा है कि एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बार बार बोला था कि एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज पे फोकस करना. पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, है ना? तो इसमें भी मैं आपको दे दिया हूं ना मटेरियल्स पढ़ने के लिए. अब जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आके कलेक्ट कर सकते हो, और जो ऑफलाइन है उनको आज मिल गया होगा. कोई है जिनको पैम्पलेट नहीं मिला? सबको मिल गया ना? ओके, गॉट इट. तो द थिंग इज व्हाट कि पैम्पलेट मैंने दे दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है? रेडी करना है. ओके. So take the potted plant having a few large simple leaves and keep the plant in a total darkness for how much day? सबसे पहले तो 3 दिन उसको घुसा दो डार्कनेस के अंदर. ओके, सिर्फ डार्कनेस के अंदर, बाकी थोड़ा थोड़ा बहुत वाटर वगैरह दे सकते हो. बराबर. इससे क्या होगा? सनलाइट नहीं मिलेगी, मतलब कि उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा? बंद. और तब उस ड्यूरेशन में प्लांट्स के लीव्स के अंदर जितना भी फूड स्टोर होगा, स्टार्च स्टोर होगा, वो यूज हो जाएगा. समझ में आया? तो जो लीफ था वो डिस्टार्चेड हो जाएगा, सॉरी डिस्टार्च्ड हो जाएगा. स्टार्च उसके अंदर से निकल जाएगा. क्लियर हुआ? ओके. आफ्टर 3 days wrap a strip of thin aluminum foil on any one leaf on a both surface or fix the Gangon light screen on the leaf as shown in the figure. Either आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर सकते हो, either आप गैंगोन लाइट स्क्रीन यूज कर सकते हो. वन टाइप ऑफ मटेरियल ही है दैट प्रिवेंटिंग बिहाइंड मटेरियल टू गेटिंग सनलाइट. अगर मेरे मटेरियल है उसके आगे गैंगोन सीट रख देता हूं तो ये सनलाइट यहाँ से निकल जाएगा, वहां पे पहुंचेगा नहीं. एल्यूमिनियम फॉइल भी वही काम करेगा. तो हमें लीव लेना है, ध्यान देना. और लिप के ऊपर वाले पोर्शन पे सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल नहीं लगानी है, पूरा एक स्ट्रिप कवर करना है, राउंड बाय राउंड. आधा पोर्शन लिप का कवर कर देना है. आया समझ में?
जैसे आपको फिगर में भी बताया गया है। ये रहा आपका गैंगोन लाइट स्क्रीन, है ना, जैसे रंगोली पूरते हैं ना घर पे, है या ना। तो इन लोगों ने गैंगोन लाइट स्क्रीन लिया, उसके अंदर स्टार रख दिया, और हमें घर पे रंगोली पूरने लाते हैं ना, तो हम जहाँ पे वो पाउडर या रंगोली फॉर्म करेंगे ना, तो स्टार बन जाएगा, क्योंकि वहां पे फॉलो होता है। वहां पे क्या होता है? फॉलो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है भाई, यहाँ पे उल्टा है। जहाँ पे स्टार है ना, वहां पे हॉलो नहीं है, वो डार्क सरफेस है, वहां पे सनलाइट गिरेगा नहीं। बात समझ में आया ना? ओके, तो हमने इसको कवर कर दिया, बट हमारे पास सिंपल सा होता है एल्यूमिनियम फॉइल, हम एल्यूमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों साइड पे कवर करना है। बात क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कीप दिस प्लांट एक्सपोज टू सनलाइट फॉर अबाउट 3 दिन अंधेरे में रखा, एक्टिविटी कर ली, बाहर निकालने से पहले सीट कवर कर दी लिप के ऊपर, और फिर वापस कहां पे लेके आएंगे? सनलाइट में, 3 डेज के लिए। ओके, पल्क ऑफ द लीफ एंड रिमूव द एल्यूमिनियम फॉइल। फिर 3 दिन के बाद वापस वो जो लीफ के ऊपर हमने एल्यूमिनियम फॉइल रखी थी या वो स्क्रीन रखी थी, उसको तोड़ना है, और फिर वो जो स्क्रीन या एल्यूमिनियम फॉइल रखी थी उसको निकाल लेना है। बात समझ में आया? अब वापस हमें किसका टेस्ट करना पड़ेगा? आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च both the foil from the both of its surface, or remove the gangon light screen. Now place the leaf in a beaker containing, देखो वो टेस्ट स्टार्ट हो गया। कौन सा टेस्ट स्टार्ट हुआ? आयोडीन टेस्ट, मतलब फॉर द डिटेक्टिंग द स्टार्च। पहले हम किसके अंदर रखेंगे? अल्कोहल। प्लेस दिस बेकर इन अ boiling water bath and keep it there till the leaf become colorless. Take out the leaf from the alcohol and wash it and clean it with the normal tap water. Okay, पहले हमें अल्कोहल के अंदर रखना है, फिर हमें उसको रखना है किसके अंदर? बॉइलिंग वाटर के अंदर रखना है। उसको क्या करना है? हीटअप, बराबर। और फिर हमें वापस तब तक हीटअप करना है जब तक उसका कलरलेस नहीं हो जाता। फिर वो अल्कोहल के बीकर के अंदर था, वो बीकर को ही पूरा हमने बॉइल्ड वाटर के अंदर रखा है, फिर वापस उसको अल्कोहल में से निकाल लिया, वॉश किया, क्लीन किया, और नॉर्मल वाटर से उसको वॉश एंड क्लीन करने के बाद उसके ऊपर क्या डालेंगे? आयोडीन। प्लेस कलरलेस लीफ इन अ पेट्री डिश एंड कवर इट विद द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ओके, ड्रॉपर आता है ना, उससे हम डालेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लिप आफ्टर रिमूविंग द आयोडीन सॉल्यूशन। ऐसा कुछ कलर दिखेगा, आया समझ में? तो ब्लू, ओके, तो एक्चुअली में मैंने गलत बोला। एक्चुअली में रंगोली वाला ही सीट समझ लो, जहाँ पे स्टार होता है वहां पे हॉलो है। ओके, तो जो स्टार है ना, मैंने पहले ऐसा बोल दिया था, स्टार है वहां पे हॉलो नहीं है, पर स्टार है वहां पे हॉलो है। बाकी सरफेस जो राउंड वाला था वो हॉलो नहीं था। तो जहाँ पे राउंड वाला था वहां पे कोई सनलाइट नहीं गिरी, देखा आपने? वहां पे ब्लू कलर नहीं मिला। और जो स्टार था बीच वाला पोर्शन, वहां पे ब्लू कलर मिला, मतलब कि वहां पे क्या हुआ होगा? सनलाइट कॉन्टेक्ट में आया है और वहां पे स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन जिसको हमने कवर कर दिया था उस पोर्शन पे कोई ब्लू पार्ट नहीं है, देखा आपने? मतलब कि वहां पे सनलाइट नहीं गिरी थी, मतलब कि वहां पे कौन सी प्रोसेस नहीं हुई थी? फोटोसिंथेसिस। तो द पार्ट ऑफ लीफ एक्सपोज टू द लाइट show the presence of starch, and from this observation we can demonstrate that the light is essential for which process? Photosynthesis process. Got it now? Okay, next question. How autotrophs meet the requirement of raw material? Any organisms required raw materials. Okay, तो हमने देखा था कि न्यूट्रिशंस के अकॉर्डिंगली 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस। यस और नो? हाँ या ना? पढ़ा था ना प्रीवियस में। तो ऑटोट्रोपस अपना रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं? तो ऑटोट्रोपस मतलब फोटोसिंथेसिस वाले। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए बेटा? तो सनलाइट चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल, ये दोनों का प्रेजेंस चाहिए। रॉ मटेरियल में कौन चाहिए? CO2 एंड H2O, है या ना? तो CO2 एंड H2O आएगा कहां से, वो बताना इस क्वेश्चन के अंदर। ऑटोट्रोपस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय फॉलोइंग। सबसे पहले CO2 used in the photosynthesis is taken from atmosphere through the स्टोमोटा पोर्स। अभी हमने देखा था कि नहीं? स्टोमोटा पोर्स के बारे में पढ़ा कि नहीं? ओके, नंबर 2, उनको क्या चाहिए? which is used in a photosynthesis in taken up from soil by the roots in a terrestrial plants. Okay, terrestrial plants जो होते हैं उनके रूट्स सॉइल के अंदर होते हैं, वो सॉइल से वो अपना वाटर जो है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स है तो वाटर के अंदर ही होते हैं ना,
वो भी रूट से ही अपना वाटर क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। बात क्लियर हुई? अब क्या वाटर और CO2 से काम चल जाएगा? क्या आपका काम सिर्फ दूध पीने से हो जाएगा? आप पूरी जिंदगी दूध पी के जी सकते हो? तो इट इज नॉट बैलेंस्ड फूड, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं होगा ये। बात समझ रहे हो? आपको हर चीज की जरूरत होती है, हर विटामिन की जरूरत होती है, और हम बैलेंस्ड फूड नहीं लेते, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते। मम्मी बोलती है करेले का सब्जी खाओ तो हम ना ना करते हैं, मेरे जैसे। ओके, ये खाओ वो खाओ तो हम बोलते हैं नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे पिज्जा ही पसंद है। whatever that's why at the span of after some span of life कुछ ना कुछ डिसीजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं विटामिन की वजह से हमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं। किसी को विटामिन डी की ट्रबल है, किसी को ई की है, किसी को B12 की है, किसी को बी की है। आपने सुना होगा, है या ना? गॉट इट ना? तो बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस फूड होना चाहिए हमारे लिए। वैसे प्लांट्स के लिए भी बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए। और 9th में आपने पढ़े थे 14 एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड, है ना? कुछ वो ग्राउंड में से लेता है, कुछ एसेंशियल है, मेजर चाहिए, कोई माइनर चाहिए, है या ना? तो ये बाकी के जो एलिमेंट्स है, जैसे उसको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, एमिनो एसिड बनाना है ना, उसके अंदर प्रोटीन फॉर्म करना है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड्स में, मतलब कि फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन फॉर्म करते हैं, फाइबरस फॉर्म करते हैं, वो सारे प्रोटीन फाइबर्स हम खाते हैं। गॉट इट? तो वो फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ऐसे काफी ज्यादा एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना? काफी ज्यादा एलिमेंट्स है जो उनको जरूरत होती है। ये सब आते कहाँ से? तो वो 3rd नंबर। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द विथ वाटर। जैसे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो अकेला वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वाटर के अंदर ये सारे आयन डिजोल्व होके क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। बात समझ में आया? यस और नो? ओके। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ, मैंने बोला ना कि प्लांट्स के अंदर प्रोटीन फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होगा? तो नाइट्रोजन यूज होगा उसके लिए। क्या यूज होगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज अ एसेंशियल एलिमेंट विच इज यूज्ड इन अ सिंथेसिस, यानी कि इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजनियस कंपाउंड, और दूसरे नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी उससे बनते हैं। नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। ओके, नाइट्रोजन कैसे लिया जाता है? तो कभी कभी वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, ओके, नाइट्रेट्स या तो नाइट्राइट्स, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, ओके, इस फॉर्म में लेते हैं। या तो फिर इट इज मे बी टेकन अप बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि हम फर्टिलाइजर डालते हैं, पता है आपको, नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया हम डालते हैं फर्टिलाइजर, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। बट कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाता है? तो बैक्टीरिया। ओके, कौन बनाता है? बैक्टीरिया, फ्रॉम द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, जो हमारे पीस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वटाना। पीस को वटाना बोलते हैं ना, लेकिन उसको कौन सी कैटेगरी में आता है? क्रॉप। और दूसरा क्या आता है? पल्सिस। सही है। कौन सा? पल्सिस। तो जो भी पल्सिस होते हैं ना, पल्सिस के रूट में स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो एयर के अंदर होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा ना, तो वो पल्सिस जो होते हैं उनके रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया का क्या काम है? जो एनवायरमेंट, एटमोस्फियर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको सीधा रूट्स के अंदर कवर कर लेते। तो इसीलिए लास्ट लाइन वही लिखा हुआ है, इट मे बी टेकन इन द विच फॉर्म? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द विच नाइट्रोजन? तो एटमोस्फियर नाइट्रोजन से बैक्टीरिया सीधा उसको रूट के अंदर ले जाते हैं, प्लांट्स के अंदर ले जाते हैं। समझ में आया? और दूसरा हुआ इनऑर्गेनिक फॉर्म में, वो ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया, बैक्टीरिया ने जो ऐड करवाया वो। और दूसरा हुआ इनऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में जाएगा? नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में, वाटर के साथ डिजोल्व होकर चला जाएगा रूट्स के थ्रू। गॉट इट ना? पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है या ना? लिखना पड़ेगा आपको, सब याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो। राइट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट अ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। तो या तो फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि शॉर्ट नोट ऑन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉपिक। तो यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉपिक खत्म हुआ, अब स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सोन बाय नॉन क्लोरोफिल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अभी आपको बताया कि क्लोरोफिल ऑर्गेनिजम्स हो तभी वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस शो होगा
नहीं, पहली एक्टिविटी कल हमने देखी थी ना, यस और नो. बट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन एंड दैट्स वाई जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है उनको कौन सी न्यूट्रिशन प्रोसेस होगी? हेट्रोट्रॉपिक, मतलब कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा. दे आर नॉट एबल टू मेक द फूड इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय ओन. सनलाइट है लेकिन वो बना सकते नहीं है. कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशंस प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड बाय विच पर्पस? हेट्रोट्रॉपस. कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशंस जो है वो प्रिपेयर्ड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग विच वन? हेट्रोट्रॉपस. ओके, समझ में आया? वो सिंपल मॉलिक्यूल्स का यूज करता है. और ऑटोट्रॉपस आर यूजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स CO2 and H2O and form complex molecule in their nutrition system. But in a heterotropous, they are using complex molecule and break down them in a digestion process and converts into simple molecule. बात समझ में आई? आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो ऑटोट्रोपस प्लांट्स होते हैं वो CO2 H2O को यूज करते हैं. दे आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड देन उसमें से ग्लूकोज जैसा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. बट हम ग्लूकोज सुक्रोज जो बना हुआ है प्रोटीन वो सब डालते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और हमारे बॉडी में उसका ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन. मैंने कल आपको ड्रॉ करने के लिए वीडियोस भेजा था. ओके चलो, तो वो डाइजेशन होता है और फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. गॉट इट ना? तो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन इज प्रिपेयर्ड बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज यूज्ड बाय द विच वन? हेट्रोट्रोपस. अदर ऑर्गेनिजम्स में ऑटोट्रोपस. कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोपस are used by the heterotropous. आया समझ में? This form of nutrition differ depending on the type and availability of the food material as well as how it is obtained by organisms. अब heterotropous जैसे प्लांट जैसा सिंपल नहीं है. ऑटोट्रोपस में तो एक ही बात है, फोटोसिंथेसिस, बात खत्म, सब में कॉमन है. बट हेट्रोट्रोपस में सब कॉमन नहीं है क्योंकि ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन अलग है, एनिमल्स का न्यूट्रिशन अलग है. है ना? ह्यूमन बीइंग इज अ वन टाइप ऑफ एनिमल लेकिन न्यूट्रिशन दोनों का अलग होता है. एज वेल एज ह्यूमन बीइंग में भी न्यूट्रिशन वेरी करता है बिकॉज दे आर यूजिंग वाइड वेराइटी ऑफ द सोर्सेज फॉर न्यूट्रिशन. कोई सिर्फ वेजिटेरियन है तो कोई मिक्स टेरियन है. दैट मीन्स कि वो वेजिटेरियन तो है ही है और साथ में मीट भी एट करता है. बात समझ में आ रहा है? एंड सो यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड. जैसे कि हमारे इंडिया में बात करें तो नॉर्थ में रहने वाले पीपल्स का फूड अलग है. वो चावल ज्यादा खाते हैं. ओके, चावल नहीं, सॉरी, गेहूं ज्यादा खाते हैं. और साउथ में जाओ ना तो चावल और फिश, है ना? उनके घर के बाहर हमारे, और मिडल इंडिया में आओ खास करके गुजरात में, तो हमारे घर के बाहर सब्जी की वाड़ी होगी लेकिन साउथ में जाओ तो वहां पे पॉन्ड होगा, है ना? फिश होना चाहिए. बात समझ में आया? तो दैट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स न्यूट्रिशन सिस्टम्स एंड फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ दे ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिजम्स. किस तरह से वो लेते हैं. पहला है फूड सोर्स इज अ स्टेशनरी सच एज. अब फूड सोर्स की अवेलेबिलिटी किस तरह की हो सकती है? तो कुछ के लिए फूड सोर्स जो है वो स्टेशनरी होते हैं जैसे कि ग्रास विच इज यूज्ड बाय काउ. काउ को कोई टेंशन नहीं है, जाएगा घास मिल जाएगा, है ना? लेकिन भाई टाइगर को बहुत परेशानी है. क्यों? लायन को बहुत परेशानी है. फूड सोर्स इज मोबाइल मतलब कि घूमते रहना. ओके, लाइक डियर, वो डियर भाग जाएगा अगर कौन नजदीक जाएगा तो लायन. तो लायन के लिए फूड सोर्स स्टडी नहीं है. कैसा है? मूवेबल है, मोबाइल है. तो लायन को पहले से कुछ एनर्जी रखनी पड़ेगी ताकि उसके पीछे भाग पाए. गॉट इट ना? चलो. There are a range of strategies by which the food is taken and used by the organism. दूसरा न्यूट्रिशन सिस्टम किस पे डिपेंड है? स्ट्रेटजीज पे, जिससे वो फूड इंटेक करने वाले. जस्ट फॉर एग्जांपल, some organism break down the complex food material outside the body. कुछ लोग ऐसे हैं पहले फूड को पहले बाहर तोड़ देंगे, है ना? और जब पूरा टूट जाएगा तो उसको खाएंगे. जैसे कि आपने फूग देखा होगा, फंगस देखा होगा. तो आप देखना फंगस जहाँ पे ब्रेड या रोटी पे होता है ना, मानोगी तो थोड़ा थोड़ा पाउडर कर देता है. पाउडर फॉर्म कर देगा, है या ना? तो वो पहले फूड को आउटसाइड ब्रेक करता है. क्या करता है? ब्रेक, और फिर खाता है. ओके, एंड देन एब्सॉर्ब इट. एज फॉर एग्जांपल फंगी लाइक ब्रेक माउल्ड्स, ईस्ट, मशरूम, ये सब का ऐसा होता है. पहले बाहर उसको क्या करते हैं?
कॉम्प्लेक्स में से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, आया समझ में? तो जहां पे डग वगैरह डाला हुआ होता है ना, जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, वहां पे देखना, वहां पे छोटे 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 पाउडर फॉर्म ज्यादा होते हैं। बैक्टीरिया फंगस का वही काम होता है, उसको तोड़ना, कॉम्प्लेक्स को तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट करना, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। और some organisms take complex material and break it down inside their bodies like us। जितना भी कॉम्प्लेक्स को डाल दो उसको, और उसके बाद जो भी होना होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा और स्टमक तक जाएगा, तब तक डाइजेशन होगा। बात समझ में आया? थर्ड कैटेगरी है द मटेरियल्स कैन बी टेकन इन अ ब्रेकडाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एज वेल एज फंक्शनिंग। जैसे कि हर्बीवर्स, मतलब कि ऐसे एनिमल जो अपने खाने में किसको यूज करते हैं? प्लांट्स। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे काउ एंड दूसरे होते हैं कार्निवर्स विच आर यूजिंग एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। ओके, लाइक टाइगर एंड और omnivorous animals which is used animal and their product। प्लांट्स एनिमल तो है ही है, उनके प्रोडक्ट या तो फिर प्लांट्स, इस शॉर्ट दोनों का मिक्सअप इन देयर प्रोडक्ट एज as their foods and like cockroach and man। Third है some other organisms derive nutrition from the plants and animal without killing them। और ये जो है ना omnivorous and दूसरे कौन से है? कार्निवर्स, वो पहले उनको मार देते हैं। ओके, उनका मरना जरूरी है तभी उनको खाना मिलेगा। बट दूसरे बहुत होशियार है, बहुत छोटे हैं लेकिन होशियार है, मॉस्किटोस, है ना, आके खा के चला जाता है लेकिन पता चलता नहीं है, सामने वाले को मारता नहीं है इन शॉर्ट। ओके, बट बहुत काट लेता है तो फिर उसको मलेरिया हो जाता है ना। चलो, दिस पैरासिटिक, इसको बोलते हैं पैरासिटिक्स ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी पैरासाइटिक भी बोलते हैं। ओके, न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्कोटा, जिसको हम बोलते हैं अमरवेल। ओके, एंड देन टिक स्लाइस, लीचीज एंड टैपवॉर्म्स। ओके, टैपवॉर्म्स जो होते हैं ना बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, पट्टी कृमि बोलते हैं इसको, कलेसिया जेव। ओके, कृमि बोलते हैं उसको गुजराती में, बट वो टैपवॉर्म्स होते हैं जो इधर उधर का खाने से अच्छे से डाइजेस्ट ना हो, एक्सरसाइज ना हो बॉडी में, और सिर्फ जस्ट इन 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 हो रहा हो, बराबर, और कुछ भी खा रहे हैं, कचरा इन शॉर्ट, जमीन में से मिला हुआ सीधा खाना वही खाना है। उसके बाद हम जितना भी मरी मसाला डाल रहे हैं वो सब कचरा है। ओके, जितना उसको मस्त टेस्टी बना के खा रहे हैं वो सब समझ लो कि अंदर जाके कचरा ही हो रहा है। तो ये सब लॉन्ग एज पे फिर टैपवॉर्म्स वगैरह क्रिएट होते हैं। गॉट इट? तो वो अपने अंदर रह के पैरासिटिक्स है, मतलब कि खुद कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे भी नहीं कहीं पे, अपने अंदर पड़े रहेंगे और वहां से न्यूट्रिशन लेंगे। ओके, मॉस्किटो वही करता है ना, कहा उसको आना है, किसी को बैठना है, खत्म कर देना है, और हमारे जैसे पकड़ लिए तो अपना खून देख सकते हैं, है ना। चलो गुड, सो यहाँ तक की बात कंप्लीट करते हैं, वैसे भी टाइम हो चुका है। गुड।